हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम फाइनल में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के अंतिम खाते। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत फाइनल अकाउंट के अंतर्गत जैसे पार्ट वन में तो कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाएगी और पार्ट सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस की। पहले तो क्या है कि 1956 में कंपनी एक्ट के अंतर्गत अपन जैसे एक साइड लायबिलिटी लेते थे और एक साइड असेट्स लेते थे बैलेंस शीट में। और यहाँ पर 2013 एक्ट के अंतर्गत कंपनी का जो पर बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है वो अलग है, उसमें असेट्स एंड लायबिलिटी साइड नहीं है। चलो देखते हैं, ये शेड्यूल थर्ड के अंतर्गत बनाई जाती है बैलेंस शीट। आइए इस परफॉर्मा को देखते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद में नोट नंबर, ये हो गया। इसके बाद में हो जाएगी एज 31 मार्च करंट ईयर। यहां पर करंट ईयर की फिगर हो जाएगी इन 31 मार्च, ठीक है। और ये लास्ट ईयर का हो जाएगा यहाँ पर 31 मार्च लास्ट ईयर। पहले अपन लेंगे पहले यहां पर लेंगे अपन फर्स्ट पे इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें फर्स्ट पे रखेंगे अपन शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड रखेंगे। ये नोट नंबर। अब यहां पर क्या करेंगे, नोट नंबर में तो क्या है कि अपन यहां विस्तार से नहीं लिखेंगे, अपन यहां पर एक नोट लगा देंगे, जैसे एक नंबर लगा दिया। इसका मतलब अगर जितनी भी कैपिटल है वो एक नंबर नोट पर होगी, ठीक है, तो वहां पर विस्तार पूर्वक देख सकते हैं और यहां पर टोटल रखेंगे। चलो देखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में पहले हो जाएगी ए शेयर कैपिटल। चलो बात करते हैं शेयर कैपिटल की। अब आपको पता है शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, और इसमें क्या अलग अलग दिखाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल शेयर कैपिटल जितना टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाएंगे और यहाँ पर लगा दी, जैसे नोट नंबर 1 लगा दिया अपन ने। यहाँ पर फिर अपन नोट नंबर 1 में देखेंगे, यदि ऑथराइज्ड कैपिटल उसको अलग दिखेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसको अलग रखेंगे। जैसे मान लो इतने शेयर्स हो गए एट द रेट इसी सब फुली पेड अप जो भी है, तो ऑथोराइज कैपिटल अलग से लिखेंगे। ऑथोराइज कैपिटल के बाद में अपन लिखेंगे इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और उसमें से यदि कोई कॉल एरियर है तो वो घटाने के बाद में आएगी पेड अप कैपिटल। तो जो पेड अप कैपिटल का जो एक नंबर नोट पे अपन जो कुछ बनाएंगे सब कुछ उसका टोटल यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतने करंट ईयर में, लास्ट ईयर का होगा तो लास्ट ईयर रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार बनेंगे, यानी पहले लेंगे अपन ऑथोराइज्ड कैपिटल और फिर लेंगे इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल में जैसे मान लो कॉल शीट जो बकाया है वो घटाने के बाद में जाएगी हमने पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल का अमाउंट अपन यहां पर रखेंगे। इसके बाद में है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड नंबर अपन क्या रखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे मान लो यहां पर नोट नंबर 2 लगा दिए, अब देखेंगे बैलेंस शीट के नीचे नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 में हो सकता है जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम हो,
सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है। घर से फोन आया जयपुर से, तो मैं फोन बंद आ ठीक गया। है, मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। इसके अलावा हो सकता है कैपिटल प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, यानी वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया वो। और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हो सकता है ना। इसके अलावा हो सकता है जनरल रिजर्व भी हो सकता है, यानी जितना भी जो भी रिजर्व है, P&L का बैलेंस है, P&L अकाउंट यानी सरप्लस भी हो गया, उसका अलग अलग है अपने पास क्वेश्चन में। तो वो टोटल करने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये करने के बाद में जो टोटल अमाउंट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, और जो P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो टोटल क्या करेंगे अपन, रिजर्व एंड सरप्लस में रख देंगे। ठीक है, ये जितने भी रिजर्व वो किस में देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके बाद में क्या है, सी नंबर पे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स में एक तरह से क्या है कि शेयर कैपिटल का ही रूप होता है, जनरली अपने यूज में कम आएगा ये, लेकिन ये भी क्या है कि शेयर कैपिटल का एक रूप होता है शेयर वारंट्स। अब है सेकंड नंबर, 2 नंबर पे, एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि जनता में शेयर, वो एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस जारी करती है, परविवरण जारी करती है कंपनी। उसके बाद में जैसे एप्लीकेशन आती है शेयर खरीदने के लिए जनता के द्वारा, उसके बाद में कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है। तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम अपन ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होता है तो अपन एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या प्रीफरेंस शेयर हो तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं। अब जैसे मान लो 31 मार्च को अपने खाते क्लोज होते हैं। अब 31 मार्च से पहले अपने जैसे एप्लीकेशन की एंट्री जो पैसा प्राप्त हुआ वो एंट्री हो गई, और 31 मार्च के बाद में अपन को अलॉट करना है, शेयर अलॉट करने हैं, यानी अलॉटमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो उस केस में क्या है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक वो शेयर कैपिटल में चेंज नहीं होगा। तो तब तक क्या होगा, यदि वो चेंज हो जाता, अलॉटमेंट हो जाता, तो क्या होगा कि वो शेयर कैपिटल में आ जाता। लेकिन 31 मार्च के बाद में यदि अलॉटमेंट होता है तो उससे पहले 31 मार्च को जो शेयर एप्लीकेशन मनी में जो पैसा पड़ा है वो क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यहां पर रखेंगे। अब 3 नंबर पे हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी ऐसे कोई, अब जैसे मान लो कंपनी लोन लेती है और वो लोन वह 1 वर्ष से अधिक के लिए लेती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसमें लोन भी हो सकती है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, यानी 1 वर्ष से अधिक की जो लोन लेती है कंपनी, जैसे मान लो कंपनी ने 5 करोड़ की लोन ली, ठीक है, अब 5 करोड़ का लोन लिया कंपनी ने, तो इसका मतलब वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। इसके बाद में बी नंबर पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, नेट अमाउंट क्या होता है कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स में जो रूल्स है और इनकम टैक्स के जो रूल्स है
उनमें डिफरेंस है। यानी इनकम टैक्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रूल्स को नहीं मानता है। तो क्या होता है कि इनमें जैसे मान लो अपना डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की रेट अलग रहती है, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, इन अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन की रेट अलग रहती है। तो जितना डिफरेंस रहता है टैक्स में, वो डिफरेंस कहाँ रखेंगे? यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में। वैसे ये बहुत ही कम यूज में आएगा आपके, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। सी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो जाएगी, यानी जो भी लायबिलिटीज होगी तो किस में हो जाएगी? जो भी लायबिलिटी बचेगी वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद में जो लायबिलिटी बचेगी वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो जाएगी। यानी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और क्या हो सकता है? जैसे मान लो अपन ने कोई फर्नीचर, कोई मशीनरी खरीदी, वो इंस्टॉलमेंट पे खरीदी अपन ने, यानी अपन ने फाइनेंस करवाया, तो इस तरह की जो भी असेट्स है वो किस में आ जाएगी? यानी जो असेट्स अपन ने खरीदी है, यानी फाइनेंस करवाया असेट्स का, तो किस में आ जाएगी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। इसके बाद में है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो जाते हैं एक वर्ष से अधिक का जो प्रोविजन है। जैसे मान लो कंपनियों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, कंपनी के एम्प्लॉय को, तो वो क्या कि हर साल करता रहता है, और उनके रिटायरमेंट के बाद में वो पैसा मिलते हैं, ईपीएफ का पैसा, तो वो किस में हो जाएगा? वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा, क्योंकि एक वर्ष से अधिक के लिए प्रोविजन किया गया। ये 3 नंबर पे हो गए। अब है 4 नंबर पे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा? पहले नंबर हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहां पर ने देखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी एक वर्ष से अधिक का कंपनी ने यदि लोन लिया है तो किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। और एक वर्ष के लिए, एक वर्ष से कम, यानी उसी करंट ईयर के लिए यदि लोन लिया है तो वो किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बस इतना ही फर्क है दोनों में। अब आ जाएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में क्या हो सकता है? बिल्स पेएबल्स भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? ट्रेड पेएबल्स में। सी नंबर अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज। और डी नंबर पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ये तो हो गया था लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एक वर्ष से अधिक के लिए जो प्रोविजन करती है कंपनी। और ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यानी एक वर्ष, उस करंट ईयर के लिए यदि कंपनी कोई प्रोविजन करती है तो किस में जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब कंटिन्यू करेंगे अपन यहीं से, इसी फॉर्मेट, इसी परफॉर्मा में रहेगा। चलो आगे ले लेते हैं अपन। इसमें क्या एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड नहीं होती, एक यही परफॉर्मा आगे करते हैं अपन यहां से कंटिन्यू। सेकंड नंबर पे हो जाएगा असेट्स। वही नोट नंबर आ जाएगा। वही करंट ईयर और वही लास्ट ईयर।
असेट्स में लेंगे अपन पहले नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में पहले ए नंबर पे आ जाएगा अपने पास फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स तो आप जानते ही हो, फिक्स असेट्स में भी एक हो जाएगा, एक नंबर टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो अपन ने एक नोट नंबर इधर 3 लगा दिया, ठीक है। अब 3 नंबर पे जाएंगे अपन, 3 नंबर पे अलग से, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया लैंड का अमाउंट दे रखा है तो लैंड भी लेंगे, बिल्डिंग का दे रखा है तो बिल्डिंग भी लेंगे। तो टोटल करके अपन टेंजिबल असेट्स यहां पर रखेंगे। टेंजिबल असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आ सकती है, जैसे बिल्डिंग आ गई, लैंड, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी जो भी है, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो जितनी भी जो असेट्स है वो इसमें आ जाएगी टेंजिबल असेट्स में। इसके बाद में है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स यानी अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, कौन कौन सी हो गई, जैसे गुडविल हो गई, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज हो गई, माइनिंग राइट्स हो गए, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सभी इसमें आ जाएगी। इसके बाद में हो जाएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ऐसी कोई, जैसे मान लो अपन बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब तक वो बिल्डिंग बनती नहीं है, अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो किस में आ जाएगी अपने पास, फिक्स असेट्स में, टेंजिबल असेट्स में आ जाएगी। यानी टेंजिबल असेट्स में जो WIP होती है वो बाद में टेंजिबल असेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो अपनी जो बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, बिल्डिंग बन रही है, तो तब तक वो किस में आएगी, वो कैपिटल WIP, यानी टेंजिबल असेट्स का रूप होता है कैपिटल WIP। इसी प्रकार इंटेंजिबल असेट्स का रूप होता है, कैपिटल WIP होगी, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी इंटेंजिबल असेट्स का रूप होता है, ठीक है। जिस प्रकार कैपिटल WIP टेंजिबल असेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रकार इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंजिबल असेट्स में। अब बात करते ए, फिक्स असेट्स हो गए, अब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक वर्ष से अधिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो किस में आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें डिवेंचर्स भी हो सकता है, डेब्ट्स भी, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, इसमें शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। यदि जैसे मान लो ये कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो कंपनी यदि अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में लगाती है, शेयर कैपिटल के रूप में लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो किस में आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। अब हो जाएगा डेफर्ड सी, टैक्स असेट्स, ठीक है। यहां पर लिखा अपने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और यदि नुकसान फायदा हो रहा है, बेनिफिट होता है, हो जाएगा डेफर्ड टैक्स असेट्स हो जाएगा।
इसके बाद में जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। यदि कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या लोन देती है तो किसमें 1 वर्ष से अधिक के लिए, एक वर्ष से अधिक के लिए यदि लोन देती है तो किसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में। यहां पर देखो, ये कंपनी यदि लोन देती है तो वो कहां पर रखेगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज में रखेगी। और यदि कंपनी लोन लेती है तो कहां पर रखेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक्स कंपनी वाई को 1 करोड़ का लोन देती है, तो एक्स कंपनी देती है वाई को, एक्स कंपनी कहां पर रखेगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में, और वाई कंपनी कहां पर रखेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, अब हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म असेट्स। इसके अलावा जो भी असेट्स है वो किस में हो जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म असेट्स में। एक नंबर पे अब हो जाएगा 2 नंबर, करंट असेट्स। करंट असेट्स में 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, यहां पर हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बी नंबर पे हो जाएगा इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या क्या हो सकता है, जैसे स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स का हो गया, WIP का हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंटरीज हो गई, और फिर हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स यानी बिल्स रिसीवेबल या डेटर। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें डेटर और सन्ड्री डेटर हो जाएंगे या बिल्स BR हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएंगे। अब इसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नगद या नगद तुल्य, जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, तो इसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसके बाद में हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज हो गया, अब नीचे हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। यदि कंपनी करंट ईयर के लिए लोन देती है तो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। और एफ नंबर पे हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी असेट्स, यहां पर हो जाएगा अदर करंट असेट्स। इस प्रकार ये जो बैलेंस शीट बनेगी इस प्रकार में बनेगी। पहले लेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर उसके बाद में आएगा 1 नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगी एक तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। तो अपने को जैसे मान लो नोट नंबर 1 लगा के, नोट नंबर 1 में अलग से इस परफॉर्मे के अलावा वहां पर रखना है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी हो गई और इशूड कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी बकाया है, इतनी कॉल्स एरियर है, उसको माइनस करने के बाद में
क्या रहेगी, पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल जो आएगी टोटल वो यहाँ पर रखेंगे शेयर कैपिटल में। इसके बाद में है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे मान लो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, या बात करें अपन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, या जनरल रिजर्व हो गया, या P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो जितना भी वो किस में रखेंगे अपन, जितना भी है उसका अपन नोट नंबर जैसे मान लो यहाँ पर 2 लगा दिया, उसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद में अपन रखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये शेयर कैपिटल का रूप होता है, कन्वर्ट करवा सकते हैं शेयर वारंट्स में, ठीक है। ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यदि जैसे मान लो जब तक कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं करती, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी का जो पैसा रहता है 31 मार्च को, वो किस में लिया जाएगा, शेयर कैपिटल में नहा लेके किस में लिया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें लिया जाएगा। इसके बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहले आएगी ए नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी यदि कंपनी उधार देती है, जैसे मान लो लोन देती है कंपनी, सॉरी लोन लेती है कंपनी जैसे मान लो 1 वर्ष से अधिक के लिए, तो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, यानी कॉर्पोरेट अकाउंट्स के जो रूल्स है और इनकम टैक्स के रूल्स है, इनमें जैसे डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस से जो नेट डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में। ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएगी। इसके बाद में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी अपने कर्मचारियों को, यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए जो प्रोविजन किए जाते हैं वो किस में है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। जैसे मान लो कर्मचारियों को रिटायरमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF का जो पैसा मिलता है, तो हर साल वो प्रोविजन में चला जाता है, उसके बाद रिटायरमेंट में उनको पैसा दिया जाता है, तो वो किस में आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ गए इसमें। फिर है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 1 वर्ष से उसी करंट ईयर के लिए अगर कंपनी लोन लेती है वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर होगा ट्रेड पेएबल, यानी सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, तो सभी इसमें आ जाएगा। फिर है अदर करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद में है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, फिर आएंगे ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर इसके जस्ट नीचे आएगा असेट्स। असेट्स में पहले बात करें 1 नंबर में नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में ए में लेंगे अपन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में जैसे टेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट्स का मतलब मूर्त संपत्ति जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल असेट्स में जैसे हो गए लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर एंड फिक्सर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी है वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट अमूर्त संपत्ति, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, माइनिंग राइट्स, ये सभी किस में जाएंगे, इंटेंजिबल असेट्स में। इसके बाद में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP, जैसे मान लो कोई असेट्स अपनी बनकर तैयार नहीं हुई है और वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो किस में आ जाएगी, कैपिटल WIP में। जैसे वो मशीन कंप्लीट हो जाएगी वो किस में चली जाएगी, टेंजिबल असेट्स में। इसी तरीके से इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी जो इंटेंजिबल असेट यदि डेवलपमेंट प्रोसेस में है तो किस में, इसमें आ जाएगी, और बाद में किस में चेंज हो जाएगी, वो इंटेंजिबल असेट्स में। इसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स असेट्स हो सकता है या फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसके बाद में है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, ठीक है, यानी जैसे मान लो 1 वर्ष से अधिक के लिए यदि कंपनी लोन देती है तो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में। फिर हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म असेट्स। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म असेट्स में जैसे फिक्टिशियस असेट्स वगैरह वो आ जाएगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है। अब फिर है करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये डेटर्स हो गया, हाँ ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा, डेटर्स हो गए और बिल्स रिसीवेबल हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी नगद और नगद तुल्य जो पैसा वो हो जाएगा, जैसे मान लो बैंक हो गया, और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, चेक, बैंक ड्राफ्ट, जो भी किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट ईयर के लिए यदि कंपनी लोन देती है तो वो किस में आ जाएगा,
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और नीचे है फिर अदर करंट असेट्स। इसके अलावा जब कोई असेट्स फंस गई तो किस में आ जाएगी, अदर करंट असेट्स में। ठीक है, इस प्रकार ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया जाएगा कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत।